अनुपमा अपनी मां की मृत्यु का समाचार पाकर हिंदुस्तान लौटी। वो तो भारत को लगभग भूल ही चुकी थी और पिछले कई वर्षों से लॉस एंजल्स में रह रही थी। उसने वहीं की नागरिकता ले ली थी। पिता के न रहने पर करीब 15 वर्ष पूर्व अनुपमा भारत आई थी। ये तो अच्छा हुआ कि छोटी बहन रिया ने उसे तत्काल मोबाइल पर मां के न रहने का समाचार दे दिया था। इससे उसे अगली ही फ्लाइट का टिकट मिल गया और वो अपने सुपर बॉस की मेज पर 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन रखकर तत्काल फ्लाइट पकड़ने निकल गई। मां का अंतिम संस्कार उसी की वजह से रुका हुआ था। सख्त जाड़े के दिन थे। घाट पर अनुपमा, रिया और उसके पति तथा परिवार के अन्य दूर पास के नाते रिश्तेदार भी पहुंच गए थे। यद्यपि घाट पर छोटे चाचा और मौसी का बड़ा लड़का भी मौजूद था, लेकिन इसका समाधान घाट के पंडितों द्वारा ढूंढा जा रहा था कि दोनों बहनों में से किसके पास मां को मुखाग्नि देने का अधिकार अधिक सुरक्षित है। तभी रिया ने प्रस्तावित किया, पंडित जी, मां को मुखाग्नि देने का काम बड़ी बेटी होने के कारण अनुपमा दीदी करेगी। उन्होंने ही हमेशा मां के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया है। काफी देर बहस होती रही। आखिर में बड़ी जद्दोजहद के बाद ये निर्णय हुआ कि ये कार्य अनुपमा के हाथों ही संपन्न करवाया जाए। हमेशा जींस टॉप पहनने वाली अनुपमा आज घाट पर पता नहीं कहां से मां की साड़ी पहनकर आई थी और एकदम मां जैसी ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मां से हमेशा खफा खफा रहने वाली अनुपमा के मन पर मां के चले जाने का कुछ तो असर हुआ है। अगले 3-4 दिन बड़ी व्यस्तता में बीते। मां की मृत्यु के बाद के सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न किए गए। पंडितों के अनुसार बरसी का हवन यज्ञ आदि 10 दिन में पहले करना संभव नहीं होगा। अनुपमा के वापस जाने से 2 दिन पूर्व की तिथि नियति की गई। अगले दिन रिया ने घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाल ली। अनुपमा ने पहले ही कह दिया, तू माँ की लाडली बिटिया थी, इसीलिए माँ का ये घर सामान, जमीन जायदाद व धन संपत्ति अब तू ही संभाल। न ही मेरे पास इतनी फुर्सत है और न ही मुझे इसकी जरूरत। और सुन, अब मैं इंडिया नहीं आ सकूंगी, इसीलिए अपने पति कार्तिक से पूछकर अगर कहीं मेरे हस्ताक्षर की जरूरत हो तो अभी करा ले। आखिर तू ही तो माँ की असली वारिस है। मैं तो वर्षों पहले यहाँ से विदेश चली गई और वहीं की होकर रह गई। तूने ही माँ और पापा की देखभाल की है, उन्हें संभाला है, समझी कि नहीं रिया की बच्ची। अनुपमा दीदी के मुंह से काफी दिनों बाद रिया की बच्ची सुनकर रिया को बड़ा अच्छा लगा, जैसे बचपन के कुछ क्षण फिर से वापस आने को आतुर हों। घर की साफ सफाई के बाद माँ का सामान ठीक करने का नंबर आया। उनके कपड़े बड़े सलीके से उनके वार्डरोब में हैंगर पर लटके हुए थे। से साड़ियाँ, ब्लाउज व पेटीकोट का सेट बनाकर पॉलीथिन में पैक करके रखे हुए थे। माँ ऐसी ही थी, हर चीज उन्हें कायदे से रखने की आदत या कहो मीनिया थी, और वे ये चाहती थी कि उनकी बेटियां भी अपना घर उसी तरह सजा सवरा व सुव्यवस्थित रखें। बचपन में अगर नहाने के बाद तौलिया 1 मिनट के लिए सही जगह फैलाने से रह जाता तो समझो हम लोगों की सामत आ जाती थी। पापा थोड़े लापरवाह किस्म के इंसान थे और अनुपमा दीदी भी उन पर ही गई थी, इसीलिए वे दोनों अक्सर माँ की डांट खाते रहते थे। आखिर में माँ की बुक सेल्फ ठीक करने का नंबर आया। माँ की रुचि साहित्यिक थी और जहाँ कहीं भी कोई अच्छी किताब नजर आ जाती वे उसे खरीदने में तनिक भी देर नहीं लगाती। इस प्रकार धीरे धीरे माँ के पास दुर्लभ साहित्य का खजाना एकत्र हो गया था। बुक सेल्फ झाड़ पोंछ कर किताबों को लगाते लगाते रिया को किताबों के पीछे एक काले रंग की डायरी दिखाई दी, जिस पर लिखा था, सिर्फ प्रिय अनुपमा के लिए। रिया कुछ देर उस डायरी को उलट पुलट कर देखती रही। डायरी इस तरह से सील थी कि उसे खोलना आसान नहीं था। रिया ने डायरी झाड़ पोंछ कर अनुपमा दीदी को पकड़ा दी।
अनुपमा सोफे पर पसरी हुई थी। उसने उचक कर पूछा, क्या हुआ है? माँ तेरे लिए एक डायरी छोड़कर गई है, रख ले, रिया ने कहा। अनुपमा थोड़ी देर उस डायरी को उलट पुलट कर देखती रही। फिर उसने उसे वैसा ही रख दिया। उसे चाय की तलब लगी थी। उसने रिया से चाय पीने के लिए पूछा तो चाय बनाने किचन में चली गई। सोचने लगी कि माँ ने पता नहीं डायरी में क्या लिखा होगा। माँ को तो जो कुछ लिखना था रिया को लिखना चाहिए था। आखिर वो उसकी ब्लू आइड बेटी जो थी। अनुपमा सोचने लगी, माँ तो वैसे भी रिया को ही चाहती थी। मुझे तो हमेशा अपने से दूर ही रखा। पता नहीं मैं उनकी सगी बेटी हूँ भी या नहीं। फिर सोचने लगी कि चलो, अब तो माँ ही चली गई, अब उनसे क्या शिकवा शिकायत करना। उसे आज तक, बल्कि अभी तक समझ में नहीं आया कि माँ सबसे तो अच्छी तरह बोलती बतियाती थी, पर उसके साथ हमेशा कठोर क्यों बन जाती थी। अनुपमा शुरू से पढ़ने में बड़ी तेज थी और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती, जबकि रिया औसत दर्जे की स्टूडेंट थी। माँ रिया को रोज जबरदस्ती पढ़ाने बैठाती और उस पर मेहनत करती, तब जाकर वो किसी तरह क्लास में पास होती। उधर अनुपमा ने अपने स्कूल कॉलेज में मार्क्स लाने के कितने ही कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए और ऐसे नए मानक गढ़ दिए जिनका टूटना असंभव सा था। स्कूल कॉलेज में अनुपमा प्रिंसिपल व टीचर के प्यार से ज़्यादा इज्जत की हकदार बन बैठी थी। उसके क्लासमेट उसकी ज्ञान की वजह से उससे एक तरह से डरते थे और एक दूरी बनाकर ही रखते थे, और इन्हीं कारणों से उसकी कोई अच्छी सहेली भी नहीं बन सकी। माँ ने तो वैसे भी उसी तीसरी क्लास से ही हॉस्टल में डाल दिया था। कई बार रोने के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा। खैर, पापा हर शनिवार की शाम को उसे घर ले जाने के लिए आ जाते और सोमवार की सुबह उसे स्कूल छोड़ जाते। अनुपमा के लिए वो एक दिन बड़ा सुकून भरा होता। दिन भर वो अपने पापा के साथ मस्ती करती। माँ कई बार पूछती कि कोर्स की कोई कॉपी किताब लाई है कि नहीं, और वो इन प्रश्नों से बचने के लिए पापा के पीछे दुबक जाती। उसके 8वीं पास करने के साथ ही पापा का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, इसीलिए सप्ताह में एक दिन घर लाने का चक्कर भी खत्म हो गया। इस शहर से जाने के बाद भी पापा हर महीने एक बार छुट्टी वाले दिन जरूर मिलने आते और कभी कभार मम्मी भी साथ में आती। माँ आते ही उसके हाल चाल जानने से पहले ही पढ़ाई के बारे में पूछने बैठ जाती। इसीलिए पापा का अकेले आना उसे हमेशा बड़ा भाता था। वो जो भी फरमाइश करती पापा तुरंत पूरी करते। तरह तरह की ड्रेसेस दिलाते। लंच व डिनर बाहर ही होता। वह उसकी मनपसंद आइसक्रीम दिन में कई बार खाने को मिलती। इस तरह धीरे धीरे अनुपमा अपनी माँ से दूर होने लगी और अक्सर एक रटा रटाया मुहावरा उसके मुंह पर आने लगता, माँ तो बस रिया की ही माँ है। सारा प्यार माँ ने उसके लिए ही रख छोड़ा है, मुझसे तो वे प्यार ही नहीं करती। इंटर तक अनुपमा उसी कॉलेज में पढ़ती रही और उसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में पूरे प्रदेश में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उस कॉलेज की प्रिंसिपल ने तो फेयरवेल पार्टी वाली स्पीच में यहाँ तक कह दिया कि इस लड़की अनुपमा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में होने से कोई नहीं रोक सकता और इस कॉलेज को उस पर बहुत गर्व है। छोटे से शहर लखनऊ के उस छोटे कॉलेज से निकलकर अनुपमा को लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में दाखिला हाथों हाथ मिल गया। साथ ही माँ ने उसे IAS के एंट्रेंस की कोचिंग भी ज्वाइन करा दी। फिर तो अनुपमा अपनी पढ़ाई की भागदौड़ में इस तरह मसरूफ हो गई कि उसे माँ के पास रहने और उनका प्यार दुलार पाने का मौका ही नहीं मिला, जिसके लिए वो हमेशा तरसती रही थी। पता नहीं कैसे एक दिन अचानक अनुपमा को लगने लगा कि वो तो एकदम मशीन बनती जा रही है और इसके लिए अब उसका मन कतई तैयार नहीं था। रह रहकर उसे अपने बचपन के वे दिन याद आ रहे थे
जब वो माँ बाप के प्यार से वंचित रही, धीरे धीरे उसमें विद्रोह के मूक स्वर उठने लगे। सबसे पहले उसने कॉलेज में टॉप करने के लक्ष्य को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि अगर वो दूसरे स्थान पर आ जाती है तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके बाद उसने आईएएस कोचिंग में भी ढील देनी शुरू कर दी। इन बातों से अनुपमा की एक अजीब सी जिद हो गई। इस कारण वो क्लास में पहले, द्वितीय और फिर तृतीय स्थान पर आ गई, जिससे उसके सभी साथी आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह आईएएस कोचिंग के साप्ताहिक टेस्टों में उसके नंबर कम आने शुरू हो गए। जैसे ही माँ को इसका पता चला, वे दिल्ली पहुंच गई और उसे लगातार डांटती रही। अनुपमा को ये देखकर बड़ा सदमा लगा कि रिया को हर साल नंबर कम आने पर प्यार से समझाने वाली माँ आज कहाँ खो गई है। माँ तो डांट कर चली गई, पर अनुपमा के मन में एक विद्रोह की चिंगारी को अनजाने में और भड़का गई। अनुपमा सोचती रही कि माँ अगर प्यार के दो बोल बोलकर समझा देती तो कौन सा आसमान छूना उसके लिए असंभव था। इसी बीच एक और बात हो गई। माँ की खास सहेली मंदिरा का लड़का और उसका बालपन का सखा वरुण भी दिल्ली आ गया। एक दिन वरुण से उसकी मुलाकात एक मॉल में हो गई। दोनों ने वहां कॉफी पी और एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। फिर तो आपस में बातों का सिलसिला ऐसा चला कि बचपन की दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। वरुण ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगला अवसर मिलते ही वरुण की माँ मंदिरा आंटी माँ के पास पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने माँ को बताया कि वरुण व अनुपमा आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, माँ का चेहरा उतर गया। जब उन्हें पता चला कि वरुण ने इंजीनियरिंग की है और वो जॉब पाने के लिए प्लेसमेंट फॉर्म भर रहा है, तो माँ ने इस शादी के लिए ये कहकर इनकार कर दिया कि अनुपमा को तो अभी आईएएस बनना है। एक इंजीनियर व आईएएस में शादी कैसे हो सकती है। जैसे ही अनुपमा को इस बात का पता चला, विद्रोह की वो छोटी सी चिंगारी एकदम ज्वाला बन गई। परिणाम स्वरूप उसने प्रतियोगिता परीक्षा का एक पेपर ही छोड़ दिया। माँ को जब इसका पता चला तो वे बहुत चीखी चिल्लाईं। कितनी ही बार पूछने पर भी कि उसने ऐसा क्यों किया, अनुपमा खामोश बनी रही। कुछ असर न होता देख माँ अनुपमा को समझाने बैठ गई। काफी देर बाद अनुपमा ने जो पहला वाक्य कहा वो ये था कि वे उसे वरुण से विवाह करने देंगी या नहीं, अन्यथा दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब तो माँ रोने बैठ गई, परंतु इन बातों का अनुपमा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन रुककर वो दिल्ली लौट गईं और उसने पत्रकारिता के कोर्स में प्रवेश ले लिया। धीरे धीरे अनुपमा ने घर आना भी कम कर दिया। इधर वरुण को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब मिल गई और उधर अनुपमा को दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल में काम मिल गया। माँ ने लाख समझाया पर अनुपमा ने भी जीत पकड़ ली और इसके बाद फिर आईएएस की प्रतियोगिता में बैठी ही नहीं। बाद में वरुण और अनुपमा ने विवाह कर लिया, जिसमें माँ शामिल तो हुई पर बड़े ही बेमन से। इसके कुछ सालों बाद अनुपमा वरुण के साथ लॉस एंजल्स चली गई और वहीं की नागरिकता ले ली। दीदी चाय बना रही हूँ, पियोगी? रिया की आवाज़ सुनकर अनुपमा वापस वर्तमान में लौट आई। उसे लगा कि बचपन की कड़वाहट फिर से मुंह को कसैला कर गई। कई बार अनुपमा मन को समझा चुकी है कि माँ के जाने के बाद उसे अब सब कुछ भूल जाना चाहिए, परंतु वो क्या करे। मन के बेलगाम घोड़े अब भी उसी जानी पहचानी व अनचाही राह पर निकल पड़ते हैं। माँ की बरसी के बाद अनुपमा ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। रिया के बहुत कहने के बाद उसने माँ के कपड़ों में से एक दो साड़ियाँ रख ली और माँ की एक दो छोटी बड़ी तस्वीरें। आखिर नियत तिथि पर अनुपमा चली गई। यद्यप उसने लाख मना किया, पर रिया व उसका पति कार्तिक उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए।
उसका छोटा बच्चा अनुपमा मौसी की गोद में ही बैठा रहा और लगातार उससे पूछता रहा, मौसी आप फिर कब आओगी? अनुपमा उस नन्हे बच्चे से फिर से आने का वादा करके सिक्योरिटी चेक से अंदर चली गई। उसे लगा कि जितना वो इन बंधनों को भूलना चाहती है, एक नया मोह पास उसे बांधने को तैयार खड़ा मिलता है। वेब चॉइस से उसे प्लेन में अच्छी सीट मिल गई और वो सामान रखकर सोने के लिए पसर गई। 1-2 घंटे की गहरी नींद के बाद अनुपमा की आंख खुल गई। पहले सीट के सामने वाली टीवी स्क्रीन पर मन बहलाने की कोशिश करती रही। फिर बैग से च्युइंगम निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ में माँ की वो डायरी भी निकल आई। मन में आया कि देखूं आखिर माँ मुझसे कहना क्या चाहती थी, जो उन्हें इस डायरी को लिखना पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उस पर लगी सील को खोल डाला और समय काटने के लिए पन्ने पलटने शुरू किए। एक बार पढ़ने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो अंत तक रुका ही नहीं। पहले पेज पर लिखा था सिर्फ अपनी प्रिय अनुपमा के लिए। दूसरे पन्ने पर मोती के जैसे दाने बिखरे पड़े थे। लिखा था, मेरी प्रिय छोटी सी लाडो बिटिया, मेरी जान मेरी अनु, जब तुम ये डायरी पढ़ रही होगी मैं तुम्हारे पास नहीं हूँगी, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ जिसके तुम जानने की हकदार हो। मैं अपने मन पर कोई बोझ लेकर जाना नहीं चाहती और तुम मेरी बात समझने तो क्या सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। इसीलिए जाते जाते अपनी वसीयत के तौर पर ये डायरी देकर जा रही हूँ, क्योंकि तुम हमारी पहली संतान हो। तुम जैसी नन्ही सी परी पाकर मैं और तुम्हारे पापा निहाल हो उठे थे। धीरे धीरे मैं तुम में अपना बचपन तलाशने लगी। छोटी होने के नाते मैं जिस प्यार व चीज़ों से महरूम रही, वे खिलौने वे गेम मैं ढूंढ ढूंढ कर तेरे लिए लाती थी। जब तुम्हारे पापा कहते तुम भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाती हो, सुनकर ऐसा लगता कि मेरा अपना बचपन फिर से जी उठा। धीरे धीरे मैं तुम में अपना रूप देखने लगी और तुम्हारे साथ अपना बचपन जीने लगी। जो कुछ भी मैं बचपन में नहीं हासिल कर पाई थी, अब तलाश करने की कोशिश करने लगी। समय के साथ तुम बड़ी होने लगी और मेरी फिर से अपना बचपन सुधारने की ख्वाहिश बढ़ने लगी। तुम पढ़ने में बहुत तेज थी। प्रकृति ने तुम्हें विलक्षण बुद्धि से नवाजा था। तुम हमेशा क्लास में प्रथम आती और मुझे लगता कि मैं प्रथम आई हूँ। यहाँ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थी, पर तुम्हें ये बताती रही कि मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह कक्षा में प्रथम आती थी। इसीलिए मेरे मन में एक ग्रंथि बैठ गई थी कि मैं तुम्हारे द्वारा अपनी उस कमी को पूरा करूँगी। समय के साथ मेरी ये चाहत सनक बनती चली गई और मैं तुम पर पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक जोर डालने लगी। जब मुझे लगा कि घर पर तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी, तो मैंने तुम्हारे पापा के लाख समझाने को दरकिनार कर छोटी सी उम्र में ही तुम्हें हॉस्टल में डाल दिया। इस तरह मैंने तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम भी धीरे धीरे मशीन बनती चली गई। दूसरी तरफ रिया पढ़ने में कमज़ोर थी और मैं उसे खुद लेकर पढ़ाने बैठने लगी। जरा सी डांट पर रो देने वाली रिया हमारे प्यार दुलार का ज़्यादा से ज़्यादा हकदार बनती चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। और तो और मुझे पता नहीं चला कि कब तुम्हारे हिस्से का प्यार भी रिया के हिस्से में जाने लगा। तुम्हारे लिए अपना प्यार जताने का हमारा तरीका थोड़ा अलग था। मैं सबके सामने तुम्हारी तारीफों के कसीदे पढ़कर उस पर गर्व करने को ही प्यार देना समझती रही, पर सच जानो अनु, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करती थी जितना कि रिया को करती थी। पर क्या करूं, ये कभी बताने या दिखाने का मौका ही नहीं मिल सका। या हो सकता है कि मेरा प्यार दिखाने या जताने का तरीका गलत था। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारे मन में धीरे धीरे विद्रोह के स्वर उभरने लगे। मैं तुम्हें IAS बनाना चाहती थी, जिससे अपनी हनक अपने जान पहचान नाते रिश्तेदारों व दोस्तों पर डाल सकूं, पर तुमने इसके लिए साफ इनकार कर दिया
और प्रतियोगिता के कुछ प्रश्न जानबूझकर छोड़ दिए। तुम्हारी या कहो मेरी सफलता में कोई बाधा ना आए, इसीलिए मैंने तुम्हें किसी लड़के से प्यार मोहब्बत की इजाज़त भी नहीं दी थी, पर तुमने उसमें भी सेंध लगा दी और विद्रोह के स्वर तेज कर दिए और वरुण से चुपचाप विवाह कर लिया। तुम तो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, इसीलिए एक मल्टीनेशनल कंपनी ने तुम्हें हाथों हाथ ले लिया, पर तुमने अपनी माँ के एक बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद तो तेरी माँ ने सपना देखना ही बंद कर दिया। उसके साथ मैंने तुम्हारे पति को भी स्वीकार कर लिया और सब कुछ भूलकर तुम्हारे कम मिले प्यार की भरपाई करने में जुट गई। पर अब तुम इसके लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारे मन में पड़ी गांठ, जिसे मैं खोलने या कम से कम ढीला करने की कोशिश कर रही थी, उसे तूने पत्थर सा कठोर बना दिया था। हाँ, अपने पापा के साथ तुम्हारा व्यवहार सदैव मीठा, स्नेहपूर्ण व बचपन जैसा ही बना रहा। तुम्हारी ये बेरुखी या अनजानेपन वाला व्यवहार मेरे लिए सजा बनता गया, जिसे लगता है मैं अपने मरने के बाद साथ लेकर जाऊंगी। पर अनु, कभी तूने सोचा कि मैं भी तो एक माँ हूँ और हर माँ की तरह मेरा दिल भी अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसता होगा। तुम और रिया दोनों मेरी भुजाओं की तरह हो और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने अपने दाएं हाथ अपनी रिया पर ज़्यादा भरोसा कर लिया। हर माँ की तरह मेरे मन में भी कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, जिन्हें मैंने तुम्हारी आंखों से देखने की कोशिश की। अगर इसके लिए मैं गुनहगार हूँ तो मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ, पर अफसोस तूने तो बिना कुछ मेरी सफाई सुने मेरे लिए सजा भी मुकर्रर कर दी और उसकी मियाद भी मेरे मरने तक सीमित कर दी। मैंने ये डायरी इस आशय से तुम्हें लिखी है कि शायद आज तुम मेरी बात को समझ सको और अपनी माँ को अब माफ़ कर सको। अंत में ढेर सारे आशीर्वाद व उस स्नेह के साथ जो मैं तुम्हें जीते जी नहीं दे सकी, तेरी माँ। डायरी का आखिरी पन्ना पलटकर अनुपमा ने उसे बंद कर दिया। कभी न रोने वाली अनुपमा का चेहरा आंसुओं से तरबतर होता चला गया और इतने दिनों की वो जिद, वो गांठ भी साथ में घुलने लगी। पर आज उसने भी उन आंसुओं को न पोंछा और न ही रोका। उसे लगा सर्दी बढ़ गई है और उसने कंबल को सिर तक ढक लिया। वो ऐसे सो गई जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में इत्मीनान से सो जाता है। आज अनुपमा को भी लगा कि माँ कहीं गई नहीं है और पूरी शिद्दत से आज भी उसके पास है। माँ की गोद में सोई अनुपमा की आंखों से आंसू मोती बनकर बह रहे थे। तभी उसे लगा, माँ ने उसके आंसू पोंछकर कहा, अब क्यों रोती है मेरी लाडो, अब तो तेरी माँ हमेशा तेरे पास है। और अनुपमा करवट बदलकर फिर गहरी नींद में चली गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।